नमस्कार। आज का विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भाषा क्या है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, मौखिक भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है, भाषा और लिपि क्या है, लिपियों के कितने प्रकार होते हैं, भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है, भाषा और व्याकरण में क्या अंतर है, उपभाषा और बोली क्या है, बोली और उपभाषा में क्या अंतर है, मानक भाषा क्या है, भाषा परिवार क्या है, हिंदी हमारी संपर्क भाषा के रूप में कब आई, हिंदी की भूमिकाएं क्या हैं, आदि इन विभिन्न विषयों पर आज इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा आप लोग। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा और इसके रूप क्या हैं। देखिए, भाषा शब्द भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? भाष धातु का अर्थ होता है बोलना, कहना, उच्चारण करना। इसलिए भाषा का संबंध भावों या विचारों को व्यक्त करने या बोलने लिखने के ढंग से है। यह एक साधन है जिसका उपयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। भाषा की परिभाषा देख लीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर अथवा पढ़कर अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों या भावों को ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप है। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है कि जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। और जब अगला है लिखित भाषा। एक चीज़ और जान लीजिए, मौखिक भाषा जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। ठीक है। उसका भाषा का मूल स्वरूप जो होता है वह परिवर्तनशील होता है। भाषा का मौखिक रूप ही उस भाषा का मूल स्वरूप होता है, किंतु मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। और अगला देखिए लिखित भाषा। जब हम लिखकर या पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। तो हमारी वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा परिवर्तनशील नहीं होती है। प्रत्येक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों को प्रयोग में लाया जाता है। उन्हीं ध्वनि चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इन वर्णों का एक निश्चित क्रम या व्यवस्थित समूह होता है जिसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। आगे देखिए, भाषा और लिपि क्या है। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो निश्चित किए गए हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जो मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है जिनके माध्यम से, उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। अब लिपि जैसे देखिए, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, अरबी लिपि, फारसी लिपि आदि कुछ प्रमुख लिपियां हैं। अब लिपियों के प्रकार में आइए आपको बताते हैं कि प्रत्येक भाषा के देखिए लिपियों के प्रकार। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका विकास जो है वो कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी और संस्कृत का विकास कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और आगे देखिए, कुछ भाषाएं यहाँ दी गई हैं और उनकी लिपियों के बारे में बताया गया है। जैसे भाषा देखिए, हिंदी भाषा, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वह है रोमन। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। और पंजाबी भाषा की लिपि जो है वो है क्या? गुरमुखी। ठीक है। इस प्रकार से देखिए, अपने भारत देश में कुछ भाषाएं हैं जो अलग अलग जगहों पे बोली जाती हैं। उनकी लिपि क्या है उसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, भारत में असम राज्य में असमिया भाषा बोली जाती है। असमिया भाषा की लिपि जो है वो है असमी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है और इस तेलुगु भाषा की लिपि तेलुगु ही है। अब देखिए, उड़ीसा में ओडिया भाषा बोली जाती है और इसकी लिपि क्या है? ओडिया। कुछ विदेशों में देखिए कि कौन सी भाषा बोली जाती है और उनकी क्या लिपियां हैं। जैसे देखिए, देश का नाम लीजिए जापान। जापान देश में जापानी भाषा बोली जाती है। इसकी लिपि जो है जापानी है। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। और स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है और स्पेनिश भाषा की लिपि जो है वह भी रोमन ही है। अब यहाँ कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मौखिक भाषा का स्वरूप परिवर्तनशील है। हमने पहले भी आपको बताया कि मौखिक भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है, लेकिन लिखित भाषा जो होती है वह परिवर्तनशील नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि मौखिक भाषा का स्वरूप परिवर्तनशील है, किंतु यह लिपि ही है जिसके कारण किसी भाषा के
स्वरूप को लिखित रूप में संजोकर रखना संभव हो पाया है। अगर लिपियाँ ना होती तो कोई चीज़ हम किस भाषा में लिख के रखते। अर्थात जो भी हम बोल बोल के बात करते या कुछ कोई भी चीज़ थी, जानकारी थी, वो हमारी सब क्या थी, परिवर्तनशील थी। लेकिन जब से लिखित भाषा आई, लिखित भाषा से ही यह संभव हो पाया कि किसी चीज़ को लिख कर सजोकर हम रख पाते हैं। अब देखिए भाषा और व्याकरण क्या है। किसी भी भाषा में एकमात्र एक रूपता बनी रहे, इसके लिए उस भाषा को कुछ निश्चित नियमों में व्यवस्थित किया जाता है ताकि हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सके। इन नियमों का ज्ञान कराने की विधि ही क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की शुद्धता सुनिश्चित करने का काम ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, भाषा को सुरक्षित करने का काम व्याकरण कहलाती है, अर्थात भाषा को व्याकरण ही है जो सुनिश्चित करता है। इस प्रकार व्याकरण की परिभाषा आप देख लीजिए। व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। आगे देखिए, हमारे मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि जो होती है, प्रत्येक आवाज़ जो होती है, वह क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। हर एक आवाज़ जो हमारे मुंह से निकलती है वह क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। और इन मूल ध्वनियों के लिखित चिन्ह जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आधार मात्र होते हैं। विचार विनिमय के लिए वर्णों के मेल से बने शब्दों और वाक्यों का भी सहारा लेना होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद भी कहलाते हैं। किसी वाक्य में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। इन वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्यों को ध्यान में रखते हुए व्याकरण के 4 विभाग बनाए गए हैं। कौन कौन? पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। ये चारों पद बनाए गए हैं। व्याकरण के ये जो चारों विभाग बनाए गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, इन अंगों के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ देखिए कि उपभाषा और बोली क्या है, उपभाषा और बोली में क्या अंतर होता है, ठीक है, और क्या संबंध होता है, इसके बारे में जानिए। आपने ध्यान दिया होगा आम बोलचाल में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग रूपों में हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। क्षेत्र विशेष में आम आदमी जिस बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे उस क्षेत्र की बोली कहा जाता है। जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेली, कन्नौजी आदि हिंदी की बोलियां हैं। बोली किसे कहते हैं, बोली की परिभाषा आप देख लीजिए कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह केवल बोली जाती है, इसका क्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है। बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। किसी भी देश में बोलियों की संख्या बहुत होती है, लेकिन किसी प्रांत या व्यापक क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा उपभाषा कहलाती है। उपभाषा का स्वरूप साहित्यिक होता है, अर्थात स्थानीय साहित्य की रचना वहाँ की उपभाषा में ही होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि अवध क्षेत्र के वासी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवध क्षेत्र की जो उपभाषा थी उस अवधि उपभाषा में ही की। अब उपभाषा की आप परिभाषा देख लीजिए कि उपभाषा में जब साहित्यिक रचना होती है तब वह भाषा कहलाने लगती है। उपभाषा में जब साहित्यिक रचना होती है तो वह क्या कहलाने लगती है, भाषा कहलाने लगती है। जैसे अवधि उपभाषा में रामचरितमानस की रचना हुई, लेकिन रामचरितमानस की भाषा क्या कहलाने लगी, अवधि कहलाने लगी। उपभाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, इसके अंतर्गत अनेक बोलियां शामिल होती हैं। अब देखिए भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, वह केवल क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, लेकिन उपभाषा जो है इसका मतलब जो क्षेत्र होता है वह व्यापक होता है और इसके अंतर्गत अनेक बोलियों को शामिल किया गया है। आगे देखिए मानक भाषा क्या है। जब किसी भाषा का प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य रचना में समान रूप से एक रूपता के लिए होता है तब भाषा का स्वरूप मानक बन जाता है। भाषा अपने मानक रूप में क्षेत्रीयता या प्रांतीयता की सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक तथा विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बन जाती है। मानक भाषा में देखिए जैसे पढ़े लिखे लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला भाषा का व्याकरण सम्मत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। मानक भाषा की परिभाषा एक बार फिर से आप देख लीजिए कि पढ़े लिखे लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला भाषा का जो व्याकरण सम्मत रूप होता है वही क्या कहलाता है, मानक भाषा कहलाता है। आगे देखिए भाषा परिवार क्या है। विश्व में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत जैसे कुछ देशों में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं की प्रकृति, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर इन्हें अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समूह को भाषा परिवार कहा जाता है। इस प्रकार के जितने समूहों में ये बटा है उस प्रत्येक समूह को क्या कहा जाता है, भाषा परिवार कहा जाता है। जैसे देखिए भारत में यूरोपीय भाषा परिवार,
भारत यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली कुछ जो प्रमुख भाषाएं हैं, जो कुछ उसके बारे में जानते हैं। जैसे देखिए हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांसीसी, और ये सब क्या हैं, भारत यूरोपीय भाषा के परिवार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं भारत यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली? जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी और फारसी, ये भारत यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। हमारी हिंदी जो हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, ठीक है, जो हमारी मौखिक और लिखित भाषा है, वह किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? यहाँ प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, इसको आप लोग जान लीजिए। भारत यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हमारी हिंदी भाषा आती है। आगे देखिए द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाएं आती हैं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान के अनुसार जिन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, वे जो 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है, उनमें से आइए देखते हैं। असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इन 22 भाषाओं को संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त हुई है। हिंदी हमारी संपर्क भाषा के रूप में कब से आई, या हमारी संपर्क भाषा क्या है? हिंदी जो हमारी संपर्क भाषा है उसके बारे में आइए देखते हैं कि हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत विशाल है, विस्तृत है इसका क्षेत्र। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है। इस कारण ये राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाते हैं। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में हिंदी भाषा आसानी से समझी जाती है और बोली जाती है। वहाँ यह क्या है? संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। हिंदी इन सब जगहों संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। वहाँ यहाँ इन सब जगहों के लोग, इन सभी प्रदेशों के लोग हिंदी भाषा को आसानी से समझते भी हैं और उसके बारे में जानते भी हैं। किसी देश की कोई भाषा जब संपूर्ण देश में विचार विनिमय के लिए संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, तो वह राष्ट्रभाषा या राजभाषा का रूप ले लेती है। हमारे देश में हिंदी को राजभाषा कहलाने का गौरव प्राप्त है। यह गौरव कब प्राप्त हुआ? हिंदी को राजभाषा कहलाने का गौरव कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह रोचक तथ्य है कि कुछ अन्य देशों, जैसे मान लीजिए फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस आदि में भी हिंदी लोकप्रिय भाषा के रूप में प्रचलित है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विदेशों में भी हिंदी लोकप्रिय भाषा के रूप में है। हिंदी की प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं? हिंदी की प्रमुख भूमिकाओं में जैसे देखिए संपर्क भाषा। दो भाषा भाषियों के मध्य में जो भाषा संपर्क का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? संपर्क भाषा कहा जाता है। राजभाषा क्या है? देश के सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए निश्चित की हुई भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब देखिए राजभाषा, देश के सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए निश्चित की हुई भाषा को क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। हिंदी को राजभाषा का स्थान संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की भूमिका, किसी भी राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है संविधान के अनुसार देखिए 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें हमारी हिंदी भी भाषा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निश्चित होते हैं। जैसे क ध्वनि का उच्चारण जैसे किया जाता है, क ध्वनि का उच्चारण एवं प्रयोग किसी भी शब्द में क की भांति ही होगा, लेकिन अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं देखने को मिलता। अन्य भाषाओं में देखिए, जैसे उदाहरण के लिए रोमन लिपि की भाषा अंग्रेजी में सी के उच्चारण एवं प्रयोग में एक रूपता नहीं है, एक रूपता नहीं पाई जाती है रोमन लिपि में, ठीक है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे देखिए आगे इस उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। सी देखिए, सी का अर्थ का भी होता है, COM कम, और सी का अर्थ सा भी होता है, CITYCT, ठीक है। इस प्रकार से जैसा, और हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में यह है कि जैसा हम का को उच्चारित किए वैसा ही हम लिखे भी का को, लेकिन देखिए और दूसरे भाषा में ये चीज़ नहीं है, दूसरी लिपियों में ये नहीं है। अब यहाँ देखिए CH का अर्थ होता है CHAP, चीफ हो गया, और CH का अर्थ चा से भी है, का से भी है, और जहाँ का से है वहाँ देखिए CHEMIST, केमिस्ट, ठीक है, चीफ और केमिस्ट
दोनों देखिए, यहाँ च से शुरू हो रहा है, यहाँ क से शुरू हो रहा है, यहाँ क से, यहाँ च से, और यहाँ CH से ही है उच्चारण। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों में अंग्रेजी के वर्ण सी की ध्वनि क भी है और स भी है। इतना ही नहीं, क ध्वनि के लिए एक से अधिक वर्ण CH भी प्रयुक्त हुए हैं। CH का प्रयोग ध्वनि च के लिए भी हुआ है। हिंदी भाषा में केवल उच्चारित ध्वनियों के वर्ण ही लिखे जाते हैं, जो उच्चारित किया जाता है वही लिखा जाता है। कई अन्य भाषाओं में कभी कभी अनुच्चारित ध्वनियाँ भी लिखी जाती हैं, जैसे देखिए KNOW नो। अब यहाँ नो उच्चारित हुआ ना, इसमें के वर्ण जो है ये अनुच्चरित है। CALF काल्फ, काल्फ में देखिए यहाँ यल वर्ण अनुच्चरित है। हमारी हिंदी भाषा अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इस भाषा में जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम उच्चारण भी करते हैं। तो इस प्रकार से भाषा, व्याकरण और लिपि नामक ये पूरा पाठ हमने आपको समझाया, और हमें पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। अब इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे प्रश्न देखिए, अभ्यास प्रश्न जो हैं, बोलने की बारी में मौखिक कौशल में बोल बोल कर पढ़िए और याद करिए। अब बोल बोल कर पढ़ना है और याद करना है। जैसे देखिए उपभाषा, उपभाषा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सब लैंग्वेज। बोली, बोली क्या कहलाती है? डायलेक्ट। मानक भाषा मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, उत्तर बताइए। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई। पाठ पढ़ाते समय हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाया है कि भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 लिपियों के नाम बताइए। अब 4 लिपियों में देखिए, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि, गुरमुखी लिपि, ये चारों लिपियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखने की बारी में लिखित कौशल। उत्तर लिखिए। वैज्ञानिक दृष्टि से लिपि क्यों महत्वपूर्ण होती है? वैज्ञानिक दृष्टि से लिपि क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो लिपि वैज्ञानिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि लिपि के कारण ही किसी भाषा को लिखित रूप में संजोकर रख पाना संभव हो पाया है, और यह लिपि परिवर्तनशील नहीं होती है। इसीलिए लिपि क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। आगे देखिए, उपभाषा और बोली में क्या अंतर होता है? तो उपभाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, तथा जो बोली होती है या केवल कुछ क्षेत्र में ही बोली जाती है, इसका क्षेत्र जो होता है वह सीमित होता है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा परिवार किसे कहते हैं? विश्व में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत जैसे कुछ देश में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं के प्रकृति, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर इन्हें अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस प्रकार के प्रत्येक समूह को क्या कहते हैं? भाषा परिवार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। अन्य भाषाओं की तुलना में हमारी हिंदी भाषा वैज्ञानिक है। जैसे क ध्वनि के उच्चारण में क वर्ण को ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। अब क्या है? हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की 2 बोलियाँ लिखना है आपको, भोजपुरी, मगही, ये दोनों बोली है। अगला प्रश्न है, भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं क्या हैं? तो भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। 2 उदाहरण यहाँ पूछ रहा है। हिंदी भाषी प्रदेश कौन है? 2 हिंदी भाषी प्रदेश को लिखना है, ठीक है। तो उत्तराखंड और राजस्थान ये हमारे क्या हैं? हिंदी भाषी प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है देखिए, सोचने की बारी, भाषा कौशल। सही या गलत लिखिए। क्या है इसमें? अवधी हिंदी की उपभाषा है। हाँ, अवधी हिंदी की उपभाषा है, तो ये सही है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं, ये भी सही है। वाक्य में हमने पढ़ाते समय आपको पाठ पढ़ाते समय बताया है कि वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं वही पद कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को लिपि कहा जाता है? नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, सही है कि गलत? ऊपर हमने आपको पढ़ाया ना, 22 भाषाओं को मान्यता भारतीय संविधान के द्वारा मिली है, ये सही है। अगला है, गुजरात एक हिंदी भाषी राज्य है। हाँ, गुजरात एक हिंदी भाषी राज्य है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न, सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। यह द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य नहीं है। कौन सा द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य नहीं है? तेलुगु, मलयालम और फारसी। तेलुगु और मलयालम ये दोनों द्रविड़ भाषा परिवार के सदस्य हैं, लेकिन फारसी जो है यह द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा है।
भारत की संपर्क भाषा क्या है? संस्कृत है कि भोजपुरी है? नहीं, हिंदी है। अगला प्रश्न है, हिंदी को इस दिन भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हमने ऊपर आपको बताया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार भाषा, लिपि और व्याकरण पूरा पाठ हमने आपको समझाया और मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा।